में पढ़ाया जाएगा। विसर्ग से पहले ये तालाब स है, अब तो विसर्ग का तालाब स हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया रामस सेते। तो इस तरह से ये तीनों उदाहरण को मैं बताया। ये यहाँ पर दोनों तरफ स्वर है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक तरफ व्यंजन है, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन है। यहाँ पर उदाहरण इसका दिया गया है। यहाँ पर विसर्ग संधि में जोर से पहले विसर्ग है, उसके बाद में व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग में परिवर्तन हो गया, विसर्ग तालाब से बदल गया, तो रामस सेते हो गया। तो इस तरह से स्वर संधि और व्यंजन संधि विसर्ग संधि को आप समझेंगे। चलिए आगे इसको स्वर संधि के भेद और कितने भेद है, व्यंजन संधि कितने भेद है, विसर्ग संधि के भेद वगैरह ये सब बताएंगे। चलिए तो स्वर के संधि के भेदों को जानकारी लेते हैं। स्वर संधि ये इसका परिभाषा बता रहा है, स्वर वर्णों के साथ स्वर संधि के भेद एक में दीर्घ संधि, दो में गुण संधि, तीन में यंग संधि, चार में वृद्धि संधि, और पांच में अयादी संधि, छह में पूर्व रूप संधि। यानी स्वर संधि के 6 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि और पूर्व संधि। इसमें वो 9th में इसमें से कुछ संधि पढ़ना है तो 10th में नहीं पढ़ना है, 10th में कुछ संधि पढ़ना है तो 9th में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये 9th और 10th समझिए तो दोनों के लिए इसमें से है। तो हो सकता है कि अगर 10th के विद्यार्थी होंगे तो ये पूर्व संधि नहीं पढ़ेंगे, 9th के विद्यार्थी होंगे तो अयादी संधि नहीं पढ़ेंगे। तो यही थोड़ा सा देखना है, वृद्धि संधि नहीं पढ़ेंगे, ये बाकी सब पढ़ना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यंग संधि, ये 10 को पढ़ना है, ये 2 10 को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से मिलाकर मैंने ये 9th और 10th दोनों के लिए ये है। तो स्वर संधि के मैंने ये 6 भेद बताया, जिसको क्रम से मैं इसको बताऊंगा।
पहले स्वर को पहले हम जान लेंगे। ये स्वर कितने हैं इसमें पहले क्लियर कर लेंगे कि उसमें दीर्घ गुण क्या है वगैरह। स्वर को हम पहले थोड़ा सा देख लेंगे संधि पढ़ने से पहले। ए हो गया दीर्घ है, ए पहले हम चलते हैं ह्रस्व, दीर्घ है, गुण है, और तीसरा यम। ह्रस्व दीर्घ गुण वृद्धि। एक स्वर को मैंने बांटा 4 भागों में। ये ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, ये पहले क्लियर कर लेंगे। ये 13 स्वर है। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम संधि में पहुंचते हैं। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। ये स्वर को 4 भागों में मैंने बांटा। इसमें ह्रस्व स्वर हो जाएगा अ, ह्रस्वी, ह्रस्व, ह्रस्वरी और ली। ये 5 स्वर हो गए ह्रस्व स्वर। क्लियर? अब ये ह्रस्व स्वर के बाद में दीर्घ स्वर आते हैं। तो यहाँ पर आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और बड़ी री, ये 4 की संख्या हो गई ये दीर्घ स्वर की। अब चलते हैं गुण स्वर। गुण स्वर होता है ए और ओ को गुण कहते हैं। एक इन्हीं 2 स्वरों से बना हुआ है, एक ओ 2 स्वर है, इनकी संख्या हो गई 2। और वृद्धि, ये वृद्धि जब नाम बोला जाए तो आप समझ लेंगे ऐ और औ, ये 2 वृद्धि स्वर है। यानी आपको अब दिक्कत नहीं होगी स्वरों की स्थिति को जानने में। तो अब ह्रस्व स्वर 5 हो गए, अ, ई, उ, री, ली, ये 5 स्वर हो गया। नहीं, अब यहाँ पर दीर्घ हो गया आ, ई, उ, री, गुण हो गया ए, ओ और वृद्धि हो गया आय, औ। तो इसमें ये संधि का नाम नहीं है, स्वर है लेकिन संधि का नाम नहीं है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि है नहीं। तो ये हम इसको अब चलते हैं। आप जान गए कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ गुण क्या है और वृद्धि क्या है, इसको हम जान गए। तो अब दीर्घ संधि में संधि के 13 स्वर हो गए। ये 5, 4, 9 और 2, 9, 2, 11, 11, 2, 13, ये 13 स्वर हो गए। अब चलते हैं, अब दिक्कत नहीं होगी, स्वर की संख्या जान गए, स्वर कौन कौन से है ये भी जान गए। अब चलिए स्वर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और इसकी परिभाषा थोड़ा जानेंगे। अकह सवर्णे दीर्घ, ये परिभाषा है, हिंदी में जानेंगे। अकह सवर्णे दीर्घ, ये देखिए अकह क्या है, सवर्णे क्या है, दीर्घ क्या है। ये कह रहा है कि ह्रस्व आ, ह्रस्व या दीर्घ लेते हैं, ह्रस्व या दीर्घ, ये दोनों लिया गया, ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, दोनों होगा। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद, यहाँ पर देखेंगे ह्रस्व है, ये चारों जो वर्ण में लिखा हूँ ह्रस्व लिखा हूँ, इसको दीर्घ भी मान लेंगे। तो दीर्घ मानेंगे तो आ भी मान लेंगे, बड़ी ई मानेंगे, बड़ी उ मान लेंगे, बड़ी री भी मान लेंगे। तो ये वो दोनों काम चलेगा, लेकिन लिखा गया है केवल एक ही। तो ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद, यानी के बाद, यानी जोर के बाद, यानी के बाद का मतलब है जोर के बाद। फिर यही चीज ह्रस्व या दीर्घ है अ, ई, उ, री रहे तो दोनों
दोनों, यानी दोनों का मतलब है जोड़ से पहले या जोड़ के बाद, यानी एक वो स्थान हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया, यानी तो दोनों वर्णों के स्थान में, दोनों वर्णों के स्थान में दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री हो जाता है। यानी देखेंगे इस अ को इस अ से मिलाएंगे, यानी इस अ को इस अ से मिलाएंगे तो हो जाएगा आ, इस ई को इस ई से मिलाएंगे तो हो जाएगा ई, इस ऊ को इस ऊ से मिलाएंगे तो हो जाएगा ए ऊ, इस री से इस री को मिलाएंगे तो हो जाएगा ए री, यानी दीर्घ हो जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से सरल और किया जा सकता है। तो ये माने आपका ये परिभाषा हो गया कि हर स्वर या दीर्घ स्वर के बाद में हर स्वर या दीर्घ स्वर रहे तो दोनों के स्थान में, जोड़ का पहला एक स्थान हुआ, जोड़ के बाद में जो हो गया वो दूसरा स्थान हो गया, तो दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाएगा। यानी अ से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई से मिलाओगे तो ई हो जाएगा, ऊ से मिलाओगे तो बड़ी हो जाएगा, री से मिलाओगे तो बड़ी री हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी परिभाषा होगी। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको और सरल तरीके से जाएंगे। और इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। दीर्घ संधि यानी मतलब हुआ आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री, इसी को दीर्घ कहते हैं। दीर्घ इसी को कहा जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री। आप देखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर साफ हो जाएगा, अ जोड़ अ बराबर आ, फिर लेंगे अ जोड़ आ बराबर आ, फिर यहाँ लेंगे आ जोड़ अ बराबर आ, और आ जोड़ आ बराबर आ। अब दूसरा चलते हैं, हरस ई जोड़ हरस ई बराबर दीर्घ ई, हरस ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ हरस ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। ये स्थिति हो गई, ये दो का मैं चला, ये यहाँ पर ये दो का। अब इसी के आधार पर इसी तरह का उदाहरण दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो तरह के, दो दो चार, दो दो चार हो गया, यानी अ है, आ है, आ है, आ है, यानी घुमा फिराकर दोनों में क्या है, चारों में आ ही है। तो उसी तरह से दोनों ये चारों स्ट्रक्चर में घुमा फिराकर बड़ी छोटी ही है, ये मिलाकर उसी के हिसाब से जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे यहाँ भी उदाहरण दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है क्व जोड़ अपी। अब ध्यान देंगे ये जोड़ से पहले अ है, जोड़ के बाद भी आ है, तो यहाँ पर जोड़ से पहले व में अ है, व में क्या है, अ है, यहाँ भी अ है, तो ए अ और ए अ मिलकर आ हो जाएगा। ये दोनों ए अ और ए अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, आ हो गया, तो आ की मात्रा फिर व में लग जाएगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो हो जाएगा क्वापी, क्वापी हो गया। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है देव जोड़ आत्मा,
यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, अ और आ है दोनों जैसे यहाँ पर उदाहरण सब है ना, उसी तरह से यहाँ पर शब्द वाला उदाहरण। यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, तो अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। तो ये भी हो जाएगा बेवात्मा। अब चलिए यहाँ पर लिखा है आ और अ। अब यहाँ पर आ और अ है, तो यहाँ पर लिखा है विद्या। उसी की तरह से उदाहरण दिया, विद्या जो अर्थी। यहाँ पर आ है और यहाँ पर अ है, आ और मिलकर आ ही होगा। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी हो गया। चलिए यहाँ पर है महा जोड़ आत्मा। अब देखेंगे यहाँ पर ये आ है, यहाँ भी आ है, तो आ मिलकर आ ही हो गया, आ मिलकर आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, महात्मा हो गया। तो इस तरह से इसका उदाहरण ये हुआ। अब चलेंगे यहाँ पर देखते हैं मुनि, मुनि जोड़ इंद्र। मुनि जोड़ इंद्र, यहाँ पर बड़ी छोटी है, यहाँ भी छोटी है, ये छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो गई, जिसको दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ ई कहते हैं। तो यहाँ पर मुनि में ई है और ई है, बड़ी हो जाएगा, तो ये मुनिंद्र हो जाएगा। ऐसे हम लिखा है मुनिंद्र, मुनिंद्र इस तरह से लिखाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, ये लिखा है ई छोटी और बड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे मुनि, लिखेंगे मुनि लिखा है। मुनि का स्पेलिंग नहीं जानेंगे तब तक नहीं सही होगा, स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। ये मुनि जो ईसा, ये स्पेलिंग जानना जरूरी है। ये ईसा लिखा गया, ये बड़ी और छोटी और बड़ी मिलकर क्या हो गया है, बड़ी हो गई। तो ये मुनीसा आपको यहाँ कैसे लिखाएगा, मुनीसा लिखा गया, मुनीसा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बड़ी है और छोटी है, तो बड़ी का हम यहाँ पर लेंगे नदी लेते हैं, नदी, नदी बड़ी की मात्रा होती है, इंद्र लिख देते हैं। नदी जो इंद्र, नदींद्र, नदींद्र, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी, नदींद्र, नदींद्र। अब यहाँ पर ये नदी का स्पेलिंग देखना होगा, इंद्र का स्पेलिंग तो आप जान रहे हैं, ईसा का स्पेलिंग जानेंगे। छोटी की मात्रा इस समय लगा देंगे आपको, फिर गलत हो जाएगा तोड़ने के समय में, जोड़ने में तो ठीक नहीं होगा, तोड़ने में गलत हो जाएगी, स्पेलिंग जानना जरूरी है। आप देखेंगे बड़ी और बड़ी है, तो यहाँ पर देखते हैं नदी, इसी को फिर लेते हैं, नदी जोड़ ईसा लिखते हैं, नदी जोड़ ईसा, ईसा में बड़ी की मात्रा होती है, नदी में बड़ी की मात्रा होती है, यानी हो गया नदीसा। तो इस तरह से ये मैंने इसका ये स्वर संधि का ये अ आ और ई का मैंने ये उदाहरण हुआ। अब दो उदाहरण और लिखते हैं। अब यहाँ पर हरस उ जोड़ हरस उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ हरस उ जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ जोड़ हरस उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ जोड़ हरस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। ये उ का हरस्वी जोड़ हरस्वी बराबर दीर्घ री। चलिए यहाँ पर इसका एक ही उदाहरण देंगे, क्योंकि ये दीर्घ री वाला कोई शब्द बहुत कम नहीं मिलता है, इसलिए एक ही उदाहरण से हरस्वी वाला दीर्घ री करते हैं। यहाँ पर उदाहरण इसको देखेंगे, यहाँ पर हरस्व है, दीर्घ है, साधु, ये यहाँ पर लिखा है भानु, भानु के स्पेलिंग देखेंगे तभी सही होगा, उदय का भी स्पेलिंग देखेंगे तभी सही होगा। तो भानु हो गया, उदय हो गया, यानी हो जाएगा भानु
दया। चलिए अब यहाँ पर ये हरस जो है दीर्घ है तो इसको दीर्घ में तो भानु यहाँ पर इसी को लेते हैं। फिर भानु जो ऊर्जा। अब यहाँ पर छोटी ऊ है, यहाँ पर बड़ी ऊ है, 9 में ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी हो जाएगा भानु, ऐसे घूम जाएगा, भानु ऊर्जा ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से बड़ी ऊ है। अब यहाँ पर एक वधु लिखते हैं। वधु की उच्चारण ये हर दीर्घ उच्चारण होती है। वधु जोड़ उत्सवः, उत्सवः। ये दीर्घ बराबर दीर्घ ही होगा, यानी वधु सवः। इस तरह से इसका उदाहरण होगा। ये देखेंगे बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ हो जाएगा। यहाँ वधु लिखते हैं, वधु जोड़ ऊर्जा। ऊर्जा का स्पेलिंग देखेंगे अन्यथा गलत हो जाएगा, यानी वधूर्जा। इस तरह से ये उदाहरण दिखाएगा। अब देखेंगे री जोड़ी बराबर बड़ी री। अब लिखा है, यहाँ लिखा है मातृ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रीनम लिखा हुआ है, रीनम। यहाँ पर री है, यहाँ पर री है, यानी छोटी री बराबर बड़ी री हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा मातृनम। तो इस तरह से ये देखेंगे, ये देखोगे यहाँ पर री है, यहाँ पर री है, तो इसी री के नीचे इस री की मात्रा को यहाँ पर लगा दिए हैं, डबल री, बड़ी री की मात्रा हो गई है, तो मातृनम। इस तरह से उदाहरण आपका ये हो गया। ये दीर्घ संधि के मैंने भेदों को बता दिया, यानी जोड़ा गया है तो आपको आ आया है, ई बड़ी ई की मात्रा आई है, बड़ी ऊ की मात्रा आई है और बड़ी री की मात्रा आई है। अब यहाँ पर ये हरस स्वर में एक ली की है, ली मैं लिखाया था हरस स्वर में, और ये उरी ली लिखाया था, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो पाई है क्योंकि इसका दीर्घ होता ही नहीं है। जब हरस स्वर मिलता तो इसका दीर्घ होता तब तो लिया जाता है, इसलिए ली दीर्घ स्वर में नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ पर डाला नहीं गया है। तो यहाँ पर ली हरस स्वर है, ली का दीर्घ कुछ वर्ण नहीं होता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो आ को मिला दिया, हरस दीर्घ को मिला दिया, हरस दीर्घ और री को मिलाकर इस तरह से उदाहरण बन गया। शुरू चलिए आज का विषय है संधि। संधि आज पढ़ा रहे हैं। संधि का परिभाषा दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा है रमा जोड़ ईसह। यहाँ पर जोड़ से पहले आ है, यानी इसको थोड़ा सा देखेंगे, र जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ, ये आ है। फिर इधर से क्या करेंगे, ईसह लिखते हैं। यहाँ पर आ और ई मिलकर ए हो जाता है। क्या हो गया है, ए। तो एक कह रहा है कि दो वर्णों के, यहाँ पर एक वर्ण हो गया आ और दूसरा वर्ण हो गया ई, आपस में मिलने पर, ये आपस में जब मिल गए आ और ई, ये आपस में मिल गए तो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होकर क्या हुआ, ये ए बन गया। ए जोड़ से पहले आ है, जोड़ के बाद में ई है, यानी दो वर्ण हो गए आ और ई, ये आपस में मिल गए तो उसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होकर क्या बना, ए बना। तो ए जाकर यहाँ पर हो गया र में सह।
तो यही संधि कहलाया। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि संधि के भेद ये है, संधि के भेद स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यानी संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे, विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे, वो थोड़ा सा बता देने के बाद में फिर मैं स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जो सीबीएसई बोर्ड में पठनीय है उसको बताया जाएगा। तो ये पहचान, स्वर संधि का पहचान हुआ कि जोर से पहले स्वर रहेगा, वर्ण रहेगा और उसके बाद भी स्वर रहेगा, यानी दोनों तरफ स्वर रहेंगे तो समझ लेना कि स्वर संधि का नियम है। यानी जोर से पहले भी स्वर होगा, जोर के बाद भी स्वर होगा, तो इसको स्वर संधि हम समझ लेंगे। व्यंजन में ये होगा, जोर से पहले व्यंजन होगा और जोर के बाद में ये स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन यानी व्यंजन संधि में जोर से पहले व्यंजन रहेगा, यानी व्यंजन का मतलब हुआ कि वो जोर से पहले कोई व्यंजन वर्ण रहेगा तो उसमें हलंत लगा हुआ रहेगा। बिना हलंत का नहीं रहेगा तो समझ लेना, बिना हलंत वाला कोई वर्ण है तो समझ लीजिए कि स्वर संधि है। इसलिए ये व्यंजन संधि में जोर से पहले जो वर्ण अंत में वर्ण होगा वह व्यंजन होगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण स्वर का देखेंगे, जैसे ये वहाँ पर उदाहरण में ये स्वरी संधि का मैं बताया था, रमा जो इस, यानी दोनों तरफ स्वर है, यहाँ भी आ है यहाँ ई है, दोनों तरफ स्वर है, ये स्वर संधि का उदाहरण था। अब व्यंजन संधि का अब देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिख जोर अम्बरम, अम्बरम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है सो हलंत क है, क हलंत है तो ये व्यंजन है, तो ये व्यंजन है तो जोर से पहले व्यंजन वर्ण रहना चाहिए, हलंत रहेगा, जोर के बाद में स्वर या व्यंजन होगा, तो यहाँ पर स्वर है तो ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। यानी ये हो जाएगा दिगंबर, दिगंबरम जो भी है, दिगंबरम हो गया। उसी तरह से व्यंजन के बाद में व्यंजन भी हो सकता है। अब लिखा हुआ है दिक, दिक जोर गजह, तो यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण है, यहाँ भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, दोनों है, तो ए बराबर हो जाएगा दी ग, ये क हलंत है तो ग हलंत होगा, दिग्गजह, दिग्गजह हो गया। तो ये उदाहरण होगा। विसर्ग संधि में अब जानेंगे, विसर्ग संधि में जोर से पहले विसर्ग होगा, नीचे तक जोर से पहले विसर्ग होगा, यहाँ तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, ये दोनों हो सकता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा